नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हमारे सामने है 27 दिसंबर 2025 का द इंडियन एक्सप्रेस अखबार और इसमें से हमने यूपीएससी प्रीलिम्स के अंदाज में 5 सवाल तैयार किए हैं। लेकिन हमारा मकसद सिर्फ सही गलत जानना नहीं है। आज की खबरों में एक अजीब सी बात है। हर खबर के पीछे एक तनाव, एक कश्मकश छिपी हुई है। राखीगढ़ी में इतिहास को भविष्य से जोड़ने का तनाव है, तो चिनाब नदी पर पानी और ऊर्जा का एक जियोपॉलिटिकल तनाव है। आज हम इन 5 सवालों के जरिए अखबार की सतह के नीचे छिपे इन्हीं तनावों को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलें शुरू करें। पहला सवाल हमें सीधे सिंधु घाटी सभ्यता में ले जाता है, लेकिन एक आज के ट्विस्ट के साथ। सवाल ये है, प्रश्न 1, हाल ही में खबरों में रहे सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल राखीगढ़ी के संदर्भ में इन कथनों पर विचार कीजिए। 1, यह हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। 2, इसे हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी बस्तियों में से एक माना जाता है। और 3, इस स्थल को केंद्र सरकार के पैसे से एक वैश्विक विरासत स्थल के रूप में विकसित किया जा रहा है। तो इनमें से कौन से कथन सही हैं? ये सवाल दिखने में तो सीधा लगता है, लेकिन जैसा आपने कहा, इसमें इतिहास और भविष्य के बीच का तनाव साफ है। चलिए एक एक करके देखते हैं। पहला कथन कि यह हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है, ये तो बिल्कुल तथ्यात्मक और सही जानकारी है, इसमें कोई दो राय नहीं। और दूसरा कथन जो इसके आकार के बारे में है, मैंने सुना है कि इससे लेकर थोड़ी बहस भी है कि ये मोहनजोदड़ो से बड़ा है या नहीं। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। दूसरा कथन भी सही है, इसे हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी बस्तियों में से एक माना जाता है। असल में कई आर्कियोलॉजिस्ट तो अब ये मानते हैं कि क्षेत्रफल के हिसाब से शायद ये मोहनजोदड़ो से भी बड़ा हो। तो हाँ, भारतीय उपमहाद्वीप में ये सबसे बड़े स्थलों में से एक है, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, तो पहले 2 कथन तो इतिहास की किताबों से हो गए, लेकिन ये जो तीसरा कथन है, ये इसे सीधे आज की खबर से जोड़ता है। केंद्र सरकार की फंडिंग और इसे एक ग्लोबल हेरिटेज साइट बनाना। यहीं पर वो तनाव आता है ना, कि कैसे 5000 साल पुरानी विरासत को आज के दौर में फिट किया जाए। आपने बिल्कुल सही समझा। तीसरा कथन भी अखबार के हिसाब से सही है। रिपोर्ट में साफ लिखा है कि राखीगढ़ी महोत्सव के दौरान हरियाणा के मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि केंद्र ने इसके विकास के लिए 500 करोड़ रुपए दिए हैं। मकसद है इसे वैश्विक मान्यता दिलाना। लेकिन इसका मतलब है म्यूजियम, टूरिस्ट सुविधाएं, रिसर्च, और यहीं पर चुनौती है, विकास ऐसा हो जो उस प्राचीन स्थल को नुकसान न पहुंचाए, बल्कि उसे और बेहतर तरीके से संरक्षित करे। मतलब कि तीनों ही कथन सही हैं, तो जवाब हुआ विकल्प डी। ये एक क्लासिक यूपीएससी पैटर्न है, स्टैटिक नॉलेज को करंट अफेयर से जोड़कर पूछना। ये दिखाता है कि सिर्फ इतिहास पढ़ना काफी नहीं है, उस इतिहास को आज कैसे सहेजा जा रहा है ये जानना भी उतना ही जरूरी है। एकदम। और यहीं से हम अपने अगले सवाल पर पहुंचते हैं। राखीगढ़ी में तो विकास का रास्ता साफ है, सरकार पैसा लगा रही है, लेकिन हर विकास परियोजना इतनी सीधी नहीं होती, खासकर जब उसमें पानी और पड़ोसी देश शामिल हों। क्या बात है, कमाल का ट्रांजिशन। तो हम राखीगढ़ी के शांत मैदानों से निकलकर अब जम्मू और कश्मीर की चिनाब घाटी में चलते हैं, जहां पानी पर बन रही परियोजनाओं को लेकर सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि सीमा पार से भी सवाल उठ रहे हैं। दूसरा प्रश्न इसी से जुड़ा है। प्रश्न 2, हाल ही में दुलहस्ती 2 और किरथाई 2 जल विद्युत परियोजनाओं के निर्माण के संबंध में आपत्तियां उठाई गईं। ये परियोजनाएं किस नदी पर या किस नदी के बेसिन में बनाने का प्रस्ताव है? ऑप्शंस है झेलम, रावी, चिनाब या सतलज। ये सवाल सीधे अखबार के एक लेख से उठाया गया है और ये उम्मीदवार की बारीकी से पढ़ने की क्षमता को परखता है। लेख है सिंधु जल संधि के तहत भारत की जल विद्युत परियोजनाओं पर पाकिस्तान की आपत्तियों के बारे में। हाँ, मैंने वो लेख देखा। उसमें दुलहस्ती 2 का तो साफ साफ जिक्र है कि वो किश्तवाड़ जिले में चिनाब नदी पर है, लेकिन किरथाई 2 के साथ मरुसुदर नदी का नाम लिखा है। तो क्या ये दोनों अलग अलग नहीं हो गए? परीक्षा में ये कंफ्यूज कर सकता है ना? बहुत अच्छा पॉइंट है, और यहीं पर नदी बेसिन का कॉन्सेप्ट काम आता है। मरुसुधर जो है वो चिनाब की ही एक प्रमुख सहायक नदी है, मतलब एक ट्रिब्यूटरी है, तो वो उसी के परिवार, उसी के बेसिन का हिस्सा है। जब हम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स की बात करते हैं तो हम पूरी नदी प्रणाली को एक साथ देखते हैं, सिर्फ मुख्य नदी को नहीं। इसलिए दोनों चिनाब बेसिन का ही हिस्सा माने जाएंगे। अच्छा, तो इसका मतलब है कि उत्तर चिनाब ही होगा, यानी विकल्प सी।
और आपने सिंधु जल संधि का जिक्र किया। क्या आप हमारे लिसनर्स के लिए बस एक लाइन में इसका संदर्भ दे सकते हैं? जरूर। सिंधु जल संधि 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुई थी। इसके तहत पूर्वी नदियों मतलब सतलज, ब्यास, रावी का पानी भारत को मिला और पश्चिमी नदियों मतलब सिंधु, झेलम, चिनाब का पानी पाकिस्तान को। लेकिन भारत को पश्चिमी नदियों पर रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट्स यानी बहते पानी पर बिजली बनाने का अधिकार है। पाकिस्तान अक्सर इन्हीं परियोजनाओं पर आपत्ति जताता है, जो इस भू राजनीतिक तनाव का कारण है। चाहे ये कूटनीति है और एक स्थायी तनाव का स्रोत भी है। वाह, ये अगली खबर तो और भी मजेदार है। एक अकेला बाघ गुजरात को 33 साल बाद टाइगर स्टेट का दर्जा वापस दिला देता है। यहाँ तो तनाव से ज्यादा ड्रामा लगता है। तो प्रश्न 3, रातापानी वन्यजीव अभयारण्य, जिसे हाल ही में बाघ संरक्षण के संदर्भ में समाचारों में देखा गया, किस भारतीय राज्य में स्थित है? हाँ, ड्रामा तो है, लेकिन इसमें एक पेच मतलब एक जाल भी छिपा है। ये सवाल दिखाता है कि यूपीएससी कैसे उम्मीदवारों को गलत दिशा में ले जा सकता है। अखबार की सुर्खी क्या है? गर्व का क्षण, 33 साल बाद गुजरात ने टाइगर स्टेट का दर्जा फिर से हासिल किया। अगर कोई सिर्फ ये सुर्खी पढ़कर जवाब देने की जल्दबाजी करे तो वो फौरन गुजरात चुन लेगा और बस और नेगेटिव मार्किंग का शिकार हो जाएगा। तो ये तो एक क्लासिक ट्रैप हुआ। मतलब सुर्खी गुजरात पर है, लेकिन सवाल का असली जवाब कहीं और छिपा है। बिल्कुल, और यही यूपीएससी का अंदाज है, सही तरीका है सुर्खी से आगे बढ़कर खबर के अंदर जाना। लेख में साफ लिखा है कि एक बाघ मध्य प्रदेश में स्थित रातापानी वन्य जीव अभयारण्य से एक लंबा सफर तय करके गुजरात के जंगलों में पहुंचा है। ये घटना गुजरात के लिए ऐतिहासिक है, लेकिन इससे रातापानी अभयारण्य की लोकेशन तो नहीं बदल जाती है ना? सही बात है। और रातापानी अभयारण्य मध्य प्रदेश में है, भोपाल के पास, और इसे टाइगर रिजर्व का दर्जा दिए जाने की भी बात तो काफी समय से चल रही है। एकदम सही। तो सही जवाब है विकल्प बी, मध्य प्रदेश। ये सवाल एक सबक है, सुर्खियों से आगे जाना ही असली तैयारी है। बहुत सही। तो हमने एक ऐतिहासिक स्थल के भविष्य का तनाव देखा, नदियों पर भू राजनीतिक तनाव देखा, और अब एक ऐसा सवाल जो परीक्षा के तनाव को बढ़ा सकता है। अब चलते हैं अर्थव्यवस्था की ओर, जहां एक और तरह का तनाव है, भविष्य की टेक्नोलॉजी के लिए जरूरी एक खनिज और उस पर एक देश का दबदबा। प्रश्न 4, हाल ही में समाचारों में देखे गए ग्रेफाइट के संबंध में इन कथनों पर विचार करें। 1, ये इलेक्ट्रिक वाहन ईवी बैटरी के निर्माण के लिए एक महत्वपूर्ण खनिज है। 2, इसका केवल प्राकृतिक रूप से खनन किया जा सकता है और इसे कृत्रिम रूप से नहीं बनाया जा सकता है। और 3, और वर्तमान में ग्रेफाइट की वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला पर चीन का प्रभुत्व है। सही कथन कौन से हैं? ये सवाल क्रिटिकल मिनरल्स पर है, जो आज की तारीख में भारत की आर्थिक और रणनीतिक सुरक्षा के लिए बहुत अहम है। चलिए देखते हैं। पहला कथन, ये ईवी बैटरी के लिए एक महत्वपूर्ण खनिज है। ये बिल्कुल सही है। लेख में साफ लिखा है कि ग्रेफाइट उन बैटरियों के लिए आवश्यक है जो सेल फोन से लेकर इलेक्ट्रिक कारों तक सब कुछ पावर करती हैं। असल में लिथियम आयन बैटरी के एनोड का एक बहुत बड़ा हिस्सा ग्रेफाइट ही होता है। ठीक है, ये तो स्पष्ट है। अब आते हैं दूसरे कथन पर। ये कहता है कि इसे कृत्रिम रूप से नहीं बनाया जा सकता। ये मुझे थोड़ा संदिग्ध लग रहा है। और आपका शक सही है। दूसरा कथन गलत है, और यहीं पर वो बारीक जानकारी काम आती है। स्रोत लेख में स्पष्ट रूप से सिंथेटिक ग्रेफाइट का उल्लेख है, जिसे बनाया जा सकता है। सिंथेटिक ग्रेफाइट को पेट्रोलियम कोक जैसी चीजों को बहुत ज्यादा तापमान पर गर्म करके बनाया जाता है। अच्छा, तो अगर सिंथेटिक ग्रेफाइट बनाना संभव है, तो फिर भारत या दूसरी कंपनियां इसे खुद बनाकर चीन पर निर्भरता कम क्यों नहीं कर लेती? इसमें क्या कोई पेंच है? बहुत अच्छा सवाल है। पेंच है लागत और पर्यावरण का। सिंथेटिक ग्रेफाइट बनाने की प्रक्रिया में बहुत ज्यादा ऊर्जा लगती है और ये महंगी भी होती है। चीन कम लागत पर बड़े पैमाने पर प्राकृतिक ग्रेफाइट का खनन करता है और उसे प्रोसेस करता है, जिससे बाजार में उसकी पकड़ मजबूत है। और इसीलिए तीसरा कथन, ग्रेफाइट की वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला पर चीन का प्रभुत्व है, ये भी बिल्कुल सही है। तो कथन 1 और 3 सही है, यानी विकल्प बी हमारा उत्तर है। यहाँ तनाव साफ है। एक तरफ हम ईवीज जैसी ग्रीन टेक्नोलॉजी अपनाना चाहते हैं और दूसरी तरफ उसके कच्चे माल के लिए एक ही देश पर निर्भर है। ये एक रणनीतिक दुविधा है। बिल्कुल।
और यही दुविधा हमें हमारे आखिरी सवाल की तरफ ले जाती है। जब आप आयातित ऊर्जा स्रोतों पर निर्भरता कम करना चाहते हैं तो आप घरेलू विकल्पों की ओर देखते हैं, और भारत के लिए एक बड़ा घरेलू विकल्प है परमाणु ऊर्जा। बेहतरीन कनेक्शन। तो हम ईवी बैटरी से निकलकर अब सीधे न्यूक्लियर रिएक्टर में पहुंच गए हैं। हमारा पांचवा और अंतिम प्रश्न राज व्यवस्था और शासन से है, जो ऊर्जा क्षेत्र में एक पुराने कानून और नई संभावनाओं के बीच के तनाव को दिखाता है। प्रश्न 5, परमाणु ऊर्जा अधिनियम 1962 और भारत के परमाणु क्षेत्र में हाल के घटनाक्रमों के संदर्भ में इन कथनों पर विचार करें। 1, अधिनियम की धारा 28 सरकार को बिजली उत्पादन नीतियों और टैरिफ संरचनाओं को विकसित करने की अनुमति देती है। और दूसरा, हाल की नीतिगत चर्चाओं का उद्देश्य इस अधिनियम का लाभ उठाकर परमाणु ऊर्जा में निजी क्षेत्र की भागीदारी को अनुमति देना है, खासकर छोटे मॉड्यूलर रिएक्टरों SMR के संबंध में। ये सवाल कानून और नीति के दिलचस्प रिश्ते को दिखाता है। कैसे एक 60 साल पुराने कानून की नए सिरे से व्याख्या करके भविष्य की राह बनाई जा रही है। पहला कथन, जो धारा 28 के बारे में है, वो लेख के अनुसार सही है। ये धारा सरकार को नियम, रेगुलेशन और टैरिफ नीति बनाने का अधिकार देती है। और दूसरा कथन निजी क्षेत्र की भागीदारी की बात कर रहा है, जो परमाणु ऊर्जा जैसे संवेदनशील क्षेत्र में एक बहुत बड़ा कदम है। इसमें SMRs यानी छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर का जिक्र है। ये नाम आजकल काफी सुनाई दे रहा है। ये पारंपरिक न्यूक्लियर प्लांट से कैसे अलग हैं, आसान भाषा में? सोचिए कि बड़े विशालकाय न्यूक्लियर प्लांट की जगह आप फैक्ट्री में बने छोटे प्लग इन प्ले जैसे रिएक्टर लगा सकते हैं। ये ज़्यादा सुरक्षित माने जाते हैं, कम जगह लेते हैं और इन्हें दूर दराज इलाकों में भी लगाया जा सकता है। इसीलिए निजी कंपनियां इनमें इतनी दिलचस्पी दिखा रही हैं। अच्छा, तो ये मिनी न्यूक्लियर प्लांट जैसे हैं। तो क्या ये 1962 का कानून इन नए मिनी प्लांट्स में निजी निवेश की इजाजत देता है? सीधे तौर पर नहीं, पर यहीं पर कानून की व्याख्या का जादू काम आता है। लेख के अनुसार दूसरा कथन भी सही है। इस कानून की धारा 28 की भाषा काफी ओपन एंडेड है, मतलब उसकी एक व्यापक व्याख्या की जा सकती है। सरकार इसी का फायदा उठाकर ऐसे मॉडल बनाने पर विचार कर रही है जिससे निजी निवेशक और SMRs बनाने वाली कंपनियां इसमें भागीदार बन सकें, और ऐसा करते हुए कानून की मुख्य शर्तों का उल्लंघन भी ना हो। वाह, तो मतलब बिना कानून बदले उसकी एक नई व्याख्या के जरिए निजी क्षेत्र के लिए दरवाजा खोला जा रहा है। ये तो पुराने ढांचे और नई जरूरत के बीच का तनाव है, जिसे नीति निर्माण से सुलझाया जा रहा है। इसका मतलब दोनों कथन सही है और उत्तर है विकल्प C। बिल्कुल। ये दिखाता है कि एक सिविल सेवक के लिए सिर्फ कानून जानना ही नहीं, बल्कि उसके पीछे की मंशा और उसे वर्तमान संदर्भ में कैसे लागू किया जा सकता है, ये समझना भी जरूरी है। तो इन 5 सवालों के जरिए हमने आज के अखबार में छिपे कई तनावों को समझा। राखीगढ़ी में अतीत और भविष्य का तनाव, चिनाब पर विकास और भू राजनीति का तनाव, टाइगर की खबर में सुर्खी और सच्चाई का तनाव, ग्रेफाइट में आत्मनिर्भरता और निर्भरता का तनाव, और परमाणु ऊर्जा में पुराने कानून और नई तकनीक का तनाव। और एक आखिरी विचार, आज की हमारी चर्चा के बाद ये सोचना दिलचस्प होगा कि कैसे ये सभी तनाव एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सोचिए, ग्रेफाइट के लिए चीन पर हमारी निर्भरता, जो एक अर्थव्यवस्था का तनाव है, क्या वो भारत को अपनी ऊर्जा सुरक्षा के लिए परमाणु ऊर्जा जैसे घरेलू स्रोतों को, मतलब SMRs जैसी तकनीक को और तेजी से विकसित करने के लिए प्रेरित नहीं करेगी? ये अंतर संबंध कि कैसे एक वैश्विक सप्लाई चेन की समस्या का असर देश की घरेलू ऊर्जा नीति पर पड़ सकता है, यही वो बड़ी तस्वीर है जिसे समझने की जरूरत है।